जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शहजाद स्टडी सेंटर में। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए सोशल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों चलिए दोस्तों के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों कहा जाता है कि बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, कि बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो ज़िंदगी में आम हैं। क्या दोस्तों, मुश्किलें और मुसीबतें तो ज़िंदगी में आम हैं। ज़िंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में, कि ज़िंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में लहरों के खिलाफ तैरने की, है ना दोस्तों। कि ज़िंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि दोस्तों लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम होता है। क्या दोस्तों, लहरों के खिलाफ दोस्तों लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों एक शानदार तरीके से। दोस्तों अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। दोस्तों सवाल है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का भूमिका की विवेचना करें। दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन में दोस्तों गांधी जी की भूमिका क्या क्या है दोस्तों, उसके बारे में वर्णन करने के लिए बोला गया है। दोस्तों बहुत ही मस्ट बीपीएस सवाल है दोस्तों। 2012, 2015, 2018, 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया है ना दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम आंसर के साथ। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दोस्तों 1919 से 1947 का काल गांधी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना दोस्तों। 1919 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी के काल तक दोस्तों गांधी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय आंदोलन को गांधी जी ने दोस्तों एक नई दिशा दिया। दोस्तों गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया दिशा दिया। ठीक है ना दोस्तों, जिसमें सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह का प्रयोग कर गांधी जी ने दोस्तों भारतीय राजनीति में छा गए। यानी दोस्तों इन्होंने सत्याग्रह, अहिंसा अहिंसा सत्याग्रह, सत्य, इन सभी की राह पर चले दोस्तों। और एकदम अच्छे तरीके से दोस्तों गांधी जी भारतीय राजनीति में क्या हो गए दोस्तों, छा गए। सत्याग्रह गीता दोस्तों इन्होंने आंदोलन भी निकाला दोस्तों, और वह सक्सेस हुआ था। ठीक है। और राजनीतिक में दोस्तों यह छा गए। ठीक है ना दोस्तों। 1917 से 1918 में इन्होंने चंपारण, खेरा और अहमदाबाद में दोस्तों सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। दोस्तों हमने अभी बताया था कि महात्मा गांधी जी एक आंदोलन किए थे दोस्तों, सत्याग्रह आंदोलन। कौन सा आंदोलन दोस्तों, सत्याग्रह आंदोलन। कहाँ से कहाँ तक दोस्तों, तो चंपारण, खेरा और अहमदाबाद में किया था। ठीक है ना, वो भी सफल प्रयोग रहा। ठीक है दोस्तों। 1920 ईस्वी में गांधी जी ने दोस्तों असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। कब किया था दोस्तों, 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्या किया था, आरंभ किया था, यानी कि शुरू किया था। ठीक है दोस्तों। 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सरकारी नीतियों के विरुद्ध दूसरा व्यापार आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। दोस्तों 1930 ईस्वी में गांधी जी ने दोस्तों सरकारी नीतियों के विरुद्ध, यानी कि सरकारी नीति, जितने सरकारी नीति थे ना दोस्तों, नियम थे, उसके विरुद्ध, विरुद्ध मतलब क्या होता है दोस्तों, उसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है ना, उसके विरुद्ध दोस्तों दूसरा व्यापक आंदोलन शुरू किया, जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों इसका आरंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को। कब हुआ था दोस्तों, 12 मार्च 1930 को हुआ था। दांडी यात्रा से किया गया। दोस्तों इसका आरंभ उन्होंने दोस्तों 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा से किया था। ठीक है दोस्तों। गांधी जी का दोस्तों निर्णायक आंदोलन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था। दोस्तों गांधी जी का निर्णायक आंदोलन जो था वह 1942 ईस्वी का भारत छोड़ो आंदोलन था। ठीक है ना, 1942 ईस्वी में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों। इन्होंने लोगों को प्रेरित करते हुए दोस्तों
क्या दोस्तों करो या मरो का मंत्र दिया। गांधी जी ने दोस्तों लोगों को उत्साहते हुए प्रेरित करते हुए करो या मरो का नारा दिया, ठीक है ना। गांधी जी के सतत प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप दोस्तों, यानी कि लगातार काम करते करते दोस्तों, या सतत प्रयत्नों यानी प्रार्थना करते करते लगातार प्रार्थना किए दोस्तों, लगातार परिश्रम किए दोस्तों, उसी परिणाम के सफल स्वरूप दोस्तों 15 अगस्त 1947 को दोस्तों भारत को आज़ादी प्राप्त हो गई। दोस्तों संघर्ष बहुत किए महात्मा गांधी जो थे, बहुत प्रयत्न किए, बहुत प्रयास किए दोस्तों कि भारत को आज़ादी दिलाया जाए, ठीक है ना। बहुत प्रयास करने के बाद दोस्तों हमारा देश जो है भारत देश, वह 15 अगस्त 1947 को दोस्तों आज़ाद हो गया, ठीक है दोस्तों। वे एक राजनीतिक नेता के साथ साथ दोस्तों प्रबुद्ध चिंतन, समाज सुधारक एवं दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता प्रबलता समर्थक थी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है दोस्तों कि महात्मा गांधी का दोस्तों योगदान सिर्फ राजनीतिक में ही है, महात्मा गांधी का योगदान सिर्फ भारत के आज़ादी दिलाने में ही है। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। महात्मा गांधी ऐसा व्यक्ति, आप लोगों कई आदमी को तो देखे होंगे दोस्तों, लेकिन महात्मा गांधी ऐसा व्यक्ति को नहीं देखे होंगे, क्योंकि दोस्तों यह जो थे वह शुभचिंतक भी थे, ठीक है ना दोस्तों। वह दोस्तों बहुत ज्ञानी भी थे और समाज सुधारक भी थे दोस्तों, नेता भी थे, राजनीतिक नेता भी थे दोस्तों, और हिंदू मुस्लिम के एकता प्रबलता समर्थक थे, ठीक है दोस्तों। सभी को ध्यान देते थे, ठीक है, और सभी को एक समान दोस्तों क्या देते थे दोस्तों, तो एकता समर्थन देते थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम है तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाए, वो हिंदू है तो उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता था, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। कहा जा रहा है कि नेहरू रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं दोस्तों। नेहरू रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं, मस्ट वीवीआई सवाल है दोस्तों। दोस्तों नेहरू रिपोर्ट एक क्या है दोस्तों, तो नेहरू रिपोर्ट एक प्रकार का संविधान था। क्या था दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट एक प्रकार का संविधान था दोस्तों, जिस समय साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। समझ में आई बात दोस्तों। नेहरू रिपोर्ट एक प्रकार का संविधान था, ठीक है दोस्तों, जिस समय दोस्तों साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। क्या किया जा रहा था दोस्तों, विरोध किया जा रहा था दोस्तों। उस समय भारत के सचिव लॉर्ड बिरकनहेड ने दोस्तों कांग्रेस के नेताओं को दोस्तों यह चुनौती दे डाली कि यदि वे विभिन्न संप्रदाय की आपसी सहमति से दोस्तों एक संविधान का प्रारूप तैयार कर सके तो ब्रिटिश सरकार निश्चित ही उस पर दोस्तों सहानुभूति पूर्ण ढंग से विचार कर सकती है, ठीक है ना दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद लिखा हुआ है कि दोस्तों भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को दोस्तों स्वीकार करते हुए दोस्तों फरवरी 1928 ईस्वी में दोस्तों दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। कौन किया दोस्तों, तो भारतीय लोग ने, ठीक है ना दोस्तों। एवं दोस्तों औपनिवेशिक राज्य की मांग की गई थी, ठीक है ना दोस्तों। औपनिवेशिक राज्य की एक मांग की गई थी। इस सम्मेलन में दोस्तों मतभेद के कारण कोई निर्णय नहीं लिया जा सका, ठीक है दोस्तों। इस प्रारूप को ही दोस्तों नेहरू रिपोर्ट कहते हैं दोस्तों। नेहरू रिपोर्ट कह करके संबोधित किया गया, जिसमें दोस्तों 8 सूत्री मांग को रखा गया, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। देखते हैं आगे दोस्तों। महात्मा गांधी द्वारा आंदोलन किया गया उसके बारे में जानते हैं। असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन दोस्तों। असहयोग आंदोलन के कारण क्या था दोस्तों, एवं इसका परिणाम का वर्णन करने के लिए बोला है दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था, ठीक है दोस्तों। महात्मा गांधी के नेतृत्व में, ठीक है ना दोस्तों, नेतृत्व कहने का मतलब देख रेख में, ठीक है। प्रारंभ किया गया दोस्तों पहला जन आंदोलन था दोस्तों, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन, ठीक है। इस आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे दोस्तों, यानी कि यह जो आंदोलन किया गया दोस्तों असहयोग आंदोलन, इसके पीछे बहुत सारे निम्नलिखित कारण भी है, ठीक है। पहला नंबर कारण देखते हैं दोस्तों, रॉलेट कानून। क्या दोस्तों,
रॉलेट कानून 1919 ईस्वी में दोस्तों न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में दोस्तों रॉलेट कानून बना। ठीक है ना दोस्तों, रॉलेट की अध्यक्षता में कौन सा कानून बना? रॉलेट कानून बना दोस्तों, जिसके अनुसार दोस्तों किसी व्यक्ति को दोस्तों बिना कारण बताए गिरफ्तार कर जेल में डाला जा सकता था। दोस्तों यह नियम लगाया गया किनके द्वारा? दोस्तों रॉलेट की अध्यक्षता में दोस्तों रॉलेट कानून बनाया गया, जिसमें दोस्तों ऐसा होता था ना दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को दोस्तों बिना कारण बताए हुए, यानी आप क्या गलती की या नहीं गलती की उससे कोई मतलब नहीं है, सीधा आपको जेल में डाल दिया जा सकता था। ठीक है दोस्तों, इसके खिलाफ वह कोई भी अपील नहीं कर सकता था। ठीक है ना दोस्तों, ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि यह कानून लगा दिया गया तो इसके खिलाफ आप जा कर के रिपोर्ट दर्ज कर सकते थे। नहीं दोस्तों, वैसा अगर आप करने जाते दोस्तों तो आपको भी जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है ना दोस्तों, ऐसा कुछ देखने को नज़र आता था। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट दोस्तों कारण था दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या दोस्तों? जलियांवाला बाग हत्याकांड था दोस्तों। यह हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? अमृतसर में हुआ था। ठीक है ना, पंजाब। दोस्तों 1919 ईस्वी को बैसाखी मेले के अवसर पर पंजाब के जलियांवाला बाग में सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ दोस्तों लोग एकत्रित हुए थे। ठीक है ना दोस्तों, सरकार के दमनकारी नीति के खिलाफ दोस्तों लोग जो एकत्रित यानी जमा हुए थे। कहाँ? जलियांवाला बाग में। ठीक है दोस्तों, जनरल डायर के द्वारा दोस्तों वहाँ पर निहत्थी जनता पर गोली चलाकर हजारों की जान ले ली गई। ठीक है ना दोस्तों, जनरल डायर जो थे दोस्तों वह बिना किसी इन्फॉर्मेशन के दोस्तों वहाँ पर जलियांवाला बाग में दोस्तों जितने भी लोग उपस्थित थे दोस्तों उन सभी पर बिना किसी सूचना के दोस्तों निहत्थे पर गोली चलाना शुरू कर दिया। कौन? तो जनरल डायर। ठीक है ना, जनरल डायर ने। ठीक है ना दोस्तों, यह भी कारण था। अगला कारण है क्या दोस्तों? खिलाफत आंदोलन। क्या दोस्तों? खिलाफत आंदोलन भी यही कारण है दोस्तों। इसी समय दोस्तों खिलाफत का मुद्दा सामने आया दोस्तों, जब हत्याकांड हो गया जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों, तो इसी समय में दोस्तों क्या हुआ था दोस्तों? खिलाफत का एक मुद्दा सामने आया था 1919 ईस्वी में। कब आया था दोस्तों? 1919 ईस्वी में अलीम बंधुओं ने खलीफा की शक्ति की पुनर्स्थापना के लिए दोस्तों खिलाफत आंदोलन आरंभ किया। ठीक है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया। गांधी जी ने दोस्तों इस आंदोलन को अपना समर्थन देकर दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का कार्य किया। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि हिंदू मुस्लिम को एक साथ करने का कार्य कौन किया दोस्तों? तो महात्मा गांधी ने किया। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत बढ़िया तरीक़ा से इस चीज़ को समझ गए होंगे। दोस्तों इसका परिणाम क्या हुआ आगे देखते हैं। दोस्तों इसका परिणाम यह हुआ कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को दोस्तों गोरखपुर के चौरी चौड़ा नामक स्थान पर दोस्तों हिंसक भीड़ द्वारा थाने पर आक्रमण कर 22 पुलिसकर्मी को हत्या कर दिया गया। दोस्तों इसका परिणाम यह हुआ दोस्तों कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौरी चौड़ा नामक स्थान पर दोस्तों हिंसक भीड़ हुआ, यानी बहुत भीड़ हुआ। कहाँ? तो चौरी चौड़ा नामक स्थान पे। ठीक है, कब? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। कहाँ? तो गोरखपुर के चौरी चौड़ा नामक जगह पे। ठीक है दोस्तों, बहुत आदमी का भीड़ लगा, जिसके द्वारा क्या हुआ दोस्तों थाने पर क्या किया? तो आक्रमण हुआ, अटैक हुआ। ठीक है, कब हुआ दोस्तों? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। ठीक है ना, जिसके कारण दोस्तों आक्रमण हुआ ना तो 22 पुलिसकर्मी की हत्या हो गई, यानी मौत हो गई। ठीक है दोस्तों, जिससे दोस्तों नाराज होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को तत्काल बंद करने की घोषणा कर दी। दोस्तों जिससे प्रभावित होकर के महात्मा गांधी क्या किए? असहयोग आंदोलन को दोस्तों तत्काल में बंद कर देंगे। ठीक है ना दोस्तों, बंद करने की घोषणा कर दी है। दोस्तों असहयोग आंदोलन का व्यापक प्रभाव पड़ा। ठीक है ना दोस्तों, असहयोग आंदोलन का व्यापक प्रभाव पड़ा दोस्तों। असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित हो जाने, यानी अचानक रुक जाने से दोस्तों और
क्या दोस्तों, और गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण दोस्तों खिलाफत के मुद्दे भी अंत हो गया। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि दोस्तों अगर महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों, तो फिर खिलाफत का मुद्दा ही क्या रहेगा दोस्तों, तो उसका अंत हो गया दोस्तों। जब राजनीतिक करने वाला व्यक्ति ही दोस्तों जेल में चला जाए तो फिर कहाँ से कुछ हो पाएगा, है ना। तो मुद्दा भी क्या हो गया दोस्तों, बंद हो गया। ठीक है ना। और हिंदू मुस्लिम एकता भंग हो गई थी। ठीक है ना दोस्तों, हिंदू मुस्लिम को एक साथ करने की जो एकता था महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन में, वह क्या हो गया, भंग हो गया, वहीं पर समाप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, तथा संपूर्ण भारत में दोस्तों सांप्रदायिक का बोलबाला हो गया। ठीक है ना दोस्तों, यानी पूरे देश में दोस्तों, पूरे देश भारत में दोस्तों सांप्रदायिक का बोलबाला हो गया दोस्तों। ठीक है, और न ही दोस्तों स्वराज की प्राप्ति हुई और ना ही पंजाब के अन्याय का निवारण हुआ। पंजाब में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ दोस्तों, उसका निवारण हुआ। महात्मा गांधी जेल में चले गए तो उसके खिलाफ दोस्तों बोलने वाला कोई इंसान ही नहीं रहा। ठीक है ना दोस्तों, असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही दोस्तों मोतीलाल नेहरू तथा दोस्तों क्या दोस्तों मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास के द्वारा दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, और समझ में भी आई होगी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन था कैसे। दोस्तों असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन था कैसे, इसके बारे में बताना है। दोस्तों हम वास्तविक रूप से दोस्तों कह सकते हैं कि दोस्तों असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन था। क्या दोस्तों, हम वास्तविक रूप से ये कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन जो था दोस्तों वह एक जन आंदोलन था। ठीक है दोस्तों, इस आंदोलन की शुरुआत हमने बताया कि 1920 ईस्वी में हुआ था। अगस्त 1920 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है ना दोस्तों, असहयोग आंदोलन दोस्तों कब चलाया गया था दोस्तों, तो हम बताएं दोस्तों अगस्त 1920 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, जिसमें बूढ़े बच्चे जवान महिला की अहम भागीदारी रही थी। ठीक है दोस्तों, जिसमें बूढ़े बच्चे जवान और महिलाओं की अधिक भागीदारी थी। ठीक है ना दोस्तों, जिसमें अंग्रेज़ी सरकार की ताकत को कमज़ोर करने का प्रयास किया गया था। ठीक है ना दोस्तों, जिसमें अंग्रेज़ी सरकार के कमज़ोर करने के प्रयास किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है ना दोस्तों, तथा महिलाओं के द्वारा दोस्तों जगह जगह पर दोस्तों धरना देकर शराब की दुकान बंद करवा दी गई। ठीक है ना दोस्तों, अंग्रेज़ों के द्वारा जितना शराब की दुकान दोस्तों चलाई गई थी, वो महिलाओं के द्वारा महात्मा गांधी ने एक षड्यंत्र रचा और वो सब दुकानें बंद करवा दी। ठीक है, जिसमें दोस्तों मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने दोस्तों वकालत करना छोड़ दिया। क्या कर दिया दोस्तों, जिसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने वकालत करना छोड़ दी। ठीक है दोस्तों, इस आंदोलन में कहा गया कि विदेशी वस्तु में आग क्या दोस्तों आग लगा दी जाए, यानी कि दोस्तों जितनी भी विदेशी वस्तु है दोस्तों, यानी अपने देश की वस्तु नहीं है, अपना देश का सामान नहीं है, उसमें क्या कर दिया जाए, आग लगा दिया जाए और स्वदेशी वस्तु को अपनाया जाए। यानी कि जो अपना देश का वस्तु है, जो अपना देश का सामान है दोस्तों, उसको अपनाया जाए और जितना विदेशी वस्तु है दोस्तों उसमें आग लगा दिया जाए। ठीक है ना दोस्तों, भारतीय जनता ने सरकारी कॉलेज और विद्यालयों का बहिष्कार कर दोस्तों, यानी कि भारतीय जनता जो थे वह सरकारी कॉलेज और विद्यालय को बहिष्कार किए। क्या किए दोस्तों, बहिष्कार किए और राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिए। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिए और सरकारी कॉलेज पर दोस्तों क्या किए दोस्तों, बहिष्कार किए। ठीक है दोस्तों, युवाओं के द्वारा रेल की पटरी उखाड़ दी गई। दोस्तों जितने युवा लोग जो थे वह रेल की पटरी को क्या कर दिए दोस्तों, उखाड़ दिए और बैंकों में दोस्तों ताला मार दिया गया। किसमें दोस्तों, बैंकों में ताला मार दिया गया दोस्तों। इस आंदोलन में छुआछूत की भावना का
अंत कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि वो मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये दोस्तों कोई जाति से बिलोंग करता है, ये सब छुआछूत के मामला को दोस्तों भंग कर दिया गया, अंत कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे है कि हिंदू मुस्लिम की एकता को स्थापित करने का प्रयास किया गया। ठीक है दोस्तों, यानी हिंदू मुस्लिम में जो नफरतें पैदा हुई थी दोस्तों, उसको स्थापित मतलब एक जगह पे करने की प्रयास किया गया दोस्तों। ठीक है ना, परंतु दोस्तों चौरी चौरा हत्याकांड की घटना हो जाने के कारण दोस्तों 22 फरवरी 1922 ईस्वी में दोस्तों गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को यह बातें समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन संक्षेप में कैसे किया जाता है। चलिए देते हैं दोस्तों, पूछा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन संक्षेप में करें। दोस्तों मस्ट वीवीआई सवाल है दोस्तों, चलिए हम इसको संक्षेप में दोस्तों ख़त्म करने की प्रयास करते हैं। आप लोग दोस्तों वीडियो में बने रहें और समझने की प्रयास करें, एक एक बात को दोस्तों मेरा समझिए और एग्ज़ाम में फोड़ दीजिएगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, डॉक्टर सत्यपाल तथा डॉक्टर शैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी और रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए दोस्तों अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को दोस्तों एक सभा हो रही थी। समझ में आई दोस्तों, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर शैफुद्दीन किचलू एक बहुत बड़े नेता थे। ठीक है दोस्तों, इन्हीं को क्या कर लिया गया दोस्तों, गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है ना, रॉलेट एक्ट विरोध करने, यानी कि रॉलेट एक्ट को दोस्तों वह विरोध कर रहे थे। कौन कौन, तो सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन। ठीक है दोस्तों, यह क्या कर रहे थे दोस्तों, वह रॉलेट एक्ट को विरोध कर रहे थे। इसके कारण दोस्तों क्या किए, उसे गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों। ठीक है ना, गिरफ्तार करने के लिए दोस्तों अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में दोस्तों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक सभा हो रही थी। क्या हो रही थी दोस्तों, सभा हो रही थी, है ना दोस्तों। आगे सभा में पूर्णतः दोस्तों शांति थी। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि जब डॉक्टर सत्यपाल तथा दोस्तों डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को दोस्तों गिरफ्तारी कर लिया गया था। क्यों कर लिया गया था, तो रॉलेट एक्ट का विरोध किए थे दोस्तों अमृतसर में जलियांवाला बाग में दोस्तों। ठीक है ना, कब किए थे, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को दोस्तों एक सभा में की गई थी। ठीक है दोस्तों सभा में पूर्णतः दोस्तों शांति थी। ठीक है, इसी समय दोस्तों जनरल डायर नामक एक अंग्रेज सफर दोस्तों अवसर आया था। क्या आया था दोस्तों, जनरल डायर नामक एक अंग्रेज अवसर आया और एकमात्र प्रवेश द्वार के घेर लिया। ठीक है दोस्तों, यानी कि एकमात्र प्रवेश द्वार से ही घेर लिया दोस्तों। उसने बिना किसी चेतावनी के दोस्तों बिना किसी चेतावनी दिए दोस्तों उसमें उपस्थित निहत्थे जनता पर दोस्तों गोलियां चलवा दी। क्या चलवा दी दोस्तों, गोलियां चलवा दी। ठीक है ना, इस घटना में दोस्तों करीब हज़ारों की संख्या में दोस्तों लोग मारे गए थे। ठीक है ना दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड में दोस्तों हज़ारों की संख्या में जनरल डायर नामक एक व्यक्ति अंग्रेज थे, उनके द्वारा दोस्तों निहत्थों पर गोलियां चलवा दिया गया, जिसके कारण हज़ारों की संख्या में व्यक्ति मारे गए। ठीक है दोस्तों, और लगभग दोस्तों 2000 दोस्तों लोग घायल हुए थे। ठीक है, अत्याचार की हद तो तब हो गई दोस्तों जब मनुष्यता का उल्लंघन की गई, जब पंजाब में फौजी कानून यानी मार्शल लॉ लगा दिया गया था दोस्तों। फौजी कानून लगा दिया गया था, इसका मनुष्यता का उल्लंघन करके दोस्तों क्या लगाया गया दोस्तों, पंजाब में फौजी कानून यानी मार्शल लॉ लगा दिया गया था दोस्तों। पंजाब में हुए अत्याचार की खबर पाते ही दोस्तों सारे देशों में खलबली मच गई थी। यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सभी देशों में यह जो बात थी फैल गई थी। ठीक है ना, जिसके कारण सभी देशों में दोस्तों खलबली मच गई थी। दोस्तों इस घटना से विक्षुब्ध दोस्तों होकर गांधी जी ने दोस्तों केसरी हिंद तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों सर की उपाधि को लौटा दी थी। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन इतना शब्दों में काफ़ी है। ठीक है ना, 5 नंबर का जो दोस्तों यह पूछता है। ठीक है, इसका जवाब आप लोग आसानी से देकर आइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। अगला सवाल क्या है दोस्तों कि रॉलेट एक्ट क्या है दोस्तों, इससे राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित किया गया। दोस्तों रॉलेट एक्ट के बारे में पूछा गया है कि रॉलेट एक्ट क्या है,
इसने दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित किया, इसके बारे में पूछा गया है। दोस्तों यह सवाल 2018 के एग्ज़ाम में पूछा गया है दोस्तों। चलिए देखते हैं। दोस्तों भारत में बढ़ती राष्ट्रवादी आंदोलन एवं असंतोष को दबाने के लिए दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पास किया। क्या पास किया दोस्तों? रॉलेट एक्ट पास किया। कौन किया दोस्तों? तो ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पास किया था। ठीक है ना? क्यों पास किया था? तो भारत में बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन को देखते हुए। ठीक है दोस्तों, इस एक्ट के अनुसार दोस्तों सरकार किसी भी व्यक्ति को दोस्तों बिना साक्ष्य एवं वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी। दोस्तों यह नियम ऐसा था ना दोस्तों कि बिना किसी आपको इन्फॉर्मेशन को दोस्तों, यानी बिना किसी दोस्तों वारंट को आपको गिरफ्तार कर लिया जा सकता था। ठीक है दोस्तों, तथा उस पर दोस्तों मुकदमा चलाकर दंड भी दे सकती थी। दोस्तों बिना किसी कसूर को दोस्तों लोगों पर अत्याचार होता था। ठीक है दोस्तों, ऐसे मुकदमों में दोस्तों फैसले के विरुद्ध अपील भी नहीं कर सकते थे। दोस्तों ऐसे मुकदमे में दोस्तों फैसले के विरुद्ध अपील भी आप नहीं कर सकते थे। अगर आप अपील करते दोस्तों तो आपको दंड भी दिया जा सकता था, सज़ा भी दिया जा सकता था। ठीक है दोस्तों, भारतीयों ने इस कानून का विरोध कर काला कानून कहा। दोस्तों किस कानून को दोस्तों भारतीय लोग ने काला कानून कहा दोस्तों? तो हमने बताया दोस्तों कि यह जो रॉलेट एक्ट था दोस्तों, इस कानून को दोस्तों काला कानून कहा गया। ठीक है दोस्तों, गांधी जी ने दोस्तों इस कानून को अनुचित स्वतंत्रता का हनन करने वाला तथा व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन करने वाला बताया। ठीक है ना दोस्तों, यह गलत था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। दोस्तों इन सभी बातों से प्रभावित होकर के गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कर दिया। दोस्तों इस कानून के विरोध में कई स्थानों पर दोस्तों प्रदर्शन हुए। ठीक है ना, इस कानून को विरोध करने के लिए दोस्तों कई स्थानों पर प्रदर्शन हुए। दोस्तों विरोधी सभाएं हुई। क्या हुई दोस्तों? विरोधी सभाएं हुई। दोस्तों पुलिस ने दोस्तों प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। क्या चलाई दोस्तों? गोलियां चलाई। अनेक व्यक्ति मारे गए। ठीक है दोस्तों, इससे कुछ भीड़ ने डाक खाना, बैंक, तार घर, रेलवे स्टेशन पर दोस्तों तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया। ठीक है दोस्तों, घटना की जानकारी लेने जब गांधी जी अमृतसर जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे दोस्तों? अमृतसर जब घटना की जानकारी लेने के लिए गांधी जी जा रहे थे दोस्तों, तो उनको दोस्तों गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि क्या हद है दोस्तों, जब गांधी जी उन सभी घटनाओं के बारे में जानने के लिए अमृतसर जा रहे थे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। क्या दोस्तों अत्याचार था दोस्तों। गिरफ्तारी से देश भर में आक्रोश फैल गया था। यानी कि एक अच्छे वरिष्ठ नेता का दोस्तों गिरफ्तारी हो गया था और बिना किसी कसूर को। ठीक है ना दोस्तों, उनको गिरफ्तार कर दिया गया था। दोस्तों इसी प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित हो गया था। ठीक है, ऐसा करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो में सारी बातें समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ अंतर संबंधों की विवेचना करें। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों, उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ दोस्तों अंतर संबंधों की विवेचना करें, यानी उसके बारे में बताना है। चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध आरंभ यानी शुरू होने के समय दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी दोस्तों कि सरकार का उद्देश्य भारत में एक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करना है। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था यानी शुरू हुआ था, तो ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा किया था दोस्तों कि सरकार का उद्देश्य यानी सरकार का मकसद यह है कि दोस्तों भारत में एक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करना है। क्या करना है दोस्तों? उत्तरदायी शासन का व्यवस्था करना है। साथ ही युद्ध के बाद उन्हें स्वराज की प्राप्ति होगी। यह कौन कहा था दोस्तों? तो ब्रिटिश सरकार ने कहा था। ठीक है ना, लेकिन दोस्तों इसी बात से प्रभावित होकर के भारतीय लोग युद्ध में सरकार यानी कि अंग्रेज का सहयोग करने लगे। ठीक है ना दोस्तों, कहा कि अगर युद्ध में जीत गए दोस्तों, सफल हो गए,
तो हम क्या कर देंगे, ब्रिटिश सरकार जो है वह स्वराज की प्राप्ति आप लोगों को दे देंगे। इसी कारण से लोग क्या करने लगे, उनको समर्थन करने लगे, यानी अंग्रेज को समर्थन करने लगे, सहयोग करने लगे। ठीक है दोस्तों, परंतु ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, यानी कि स्वराज की प्राप्ति नहीं किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इससे दोस्तों राष्ट्रवादी गतिविधियां बढ़ गई। क्या दोस्तों, इससे राष्ट्रवादी गतिविधियां बढ़ गई। युद्ध के दौरान दोस्तों बड़ी संख्या में भारतीयों को दोस्तों सेना में भर्ती कर उन्हें विदेश भेजा भेजा गया। ठीक है ना दोस्तों, युद्ध के समय बहुत सारे भारतीय लोगों को दोस्तों क्या किए गए, सेना में भर्ती किया गया दोस्तों, और उनको कहाँ भेजा गया, तो विदेश भेजा गया। ठीक है दोस्तों युद्ध काल में भारत सहित विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गई। क्या बढ़ गई थी दोस्तों, क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गई थी दोस्तों। दबाने के लिए दोस्तों रॉलेट एक्ट बनाया गया। इन सभी गतिविधियों को दबाने के लिए दोस्तों, यानी खत्म करने के लिए दोस्तों एक एक्ट बनाया गया जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। ठीक है, जिसकी भारतीयों में दोस्तों तीखी प्रतिक्रिया हुई। ठीक है ना दोस्तों, जिससे भारतीय लोगों में तीखी प्रतिक्रिया हुई दोस्तों, और युद्ध में दोस्तों स्वराज प्रति के लिए दोस्तों स्वराज की प्राप्ति के लिए दोस्तों प्रयास तेज कर दिए गए। ठीक है ना दोस्तों, ब्रिटिश सरकार स्वराज की प्राप्ति की घोषणा करके भारत को स्वराज की प्राप्ति नहीं दिया दोस्तों। जिसके कारण क्या हुआ दोस्तों, युद्ध काल में स्वराज की प्राप्ति के लिए दोस्तों तेज कर दिया गया, और होम रूल आंदोलन द्वारा दोस्तों पूरे देश में स्वशासन की मांग के लिए दोस्तों वातावरण तैयार किया गया। स्वशासन की मांग के लिए दोस्तों पूरे देश में क्या किया गया दोस्तों, तो पूरे देश में शासन की मांग के लिए दोस्तों वातावरण तैयार किया गया। गांधी जी का पर्दापण हुआ, जिससे दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन की नई दिशा मिली। ठीक है ना दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन की नई दिशा मिली। अंततः दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध ने भारत सहित पूरे एशिया और अफ्रीका में दोस्तों राष्ट्रवाद भावना को प्रबल बनाया। ठीक है, समझ में आई बात, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों है कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकरण ने दोस्तों कैसे उपनिवेशवाद को जन्म दिया, इसके बारे में जानना है दोस्तों। किसी भी शक्तिशाली यानी पावरफुल देश के द्वारा दोस्तों कमजोर देशों पर अपना आर्थिक नियंत्रण स्थापित कर उन्हें दोस्तों उपनिवेश बना लेने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, तो उपनिवेशवाद कहा जाता है। ठीक है ना, यानी कि दोस्तों कोई कमज़ोर व्यक्ति है तो कोई ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति है, और उसको दोस्तों दबाकर अपना हक जताना चाहता है, इसी को क्या कहते हैं, तो उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है, यानी एक देश दोस्तों जो कमज़ोर है उसको दबा दिया जाता है दोस्तों, और अपना हक जमाना चाहता है, उसको उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को नामांकित तरह से जन्म दिया दोस्तों। यानी कि औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म किन किन तरीके से दिया, तो बहुत तरीके से दिया, जैसे में समझिए दोस्तों। औद्योगिकरण के कारण दोस्तों वस्तुओं को उत्पाद में काफ़ी वृद्धि हो गई। यानी कि दोस्तों औद्योगिकरण के कारण दोस्तों वस्तुओं के उत्पादन में दोस्तों काफ़ी वृद्धि हो गई, काफ़ी बदलाव हो गया, जिन्हें दोस्तों बेचने के लिए विस्तृत बाज़ारों की आवश्यकता थी। यानी कि दोस्तों सामान को बेचने के लिए बहुत बाज़ारों की दोस्तों आवश्यकता थी। इस आवश्यकता ने दोस्तों भौगोलिक खोजों को दोस्तों जन्म दिया। ठीक है ना दोस्तों, भौगोलिक खोजों को जन्म दिया, जिससे दोस्तों उपनिवेशवाद की नींव पड़ी थी। क्या पड़ी दोस्तों, उपनिवेशवाद की दोस्तों नींव पड़ी थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है दोस्तों, आइए जानते हैं, देखते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट यह है कि औद्योगिकरण के कारण दोस्तों कच्चे माल की मांग वृद्धि हो गई दोस्तों। औद्योगिकीकरण के कारण ही दोस्तों कच्चे माल की वृद्धि हो गई। ठीक है, कच्चे माल की प्राप्ति हेतु दोस्तों कमजोर देशों पर आर्थिक नियंत्रण ज़रूरी था। ठीक है ना दोस्तों, यानी जो कमज़ोर देश था दोस्तों उसको आर्थिक नियंत्रण देना ज़रूरी था, जिससे दोस्तों उपनिवेशवाद को प्रोत्साहन मिल गया। ठीक है ना दोस्तों, प्रोत्साहन के रूप में उसको समझिए कि दोस्तों खाने के लिए सारा सामान नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, प्रयुक्त किया गया दोस्तों। तीसरा कारण यह भी है कि दोस्तों औद्योगिकीकरण के कारण दोस्तों यूरोप में काफ़ी
पूंजी इकट्ठी हो गई। ठीक है ना दोस्तों, औद्योगिकीकरण के कारण दोस्तों यूरोप में काफ़ी पूंजी इकट्ठी हो गई। इस पूंजी को दोस्तों कमज़ोर देशों में निवेशित कर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति ने भी उपनिवेशवाद को बढ़ा दिया था। ठीक है दोस्तों, यानी कि अपना प्रोडक्ट को दोस्तों दूसरे जो देशों में दोस्तों सेल करके पैसा कमा करके दोस्तों अपना देश को आगे बढ़ाना चाह रहा था। ठीक है दोस्तों, और अगला पॉइंट है कि औद्योगिकीकरण के कारण दोस्तों यातायात एवं संचार साधनों को दोस्तों विकास हुआ। यानी कि औद्योगिकीकरण के कारण दोस्तों यातायात एवं दोस्तों संचार साधनों का विकास हुआ, जिसमें दोस्तों विश्व के विभिन्न हिस्सों में दोस्तों पहुंचना आसान हो गया। दोस्तों यातायात के द्वारा आराम से जा सकता था, आ सकता था। ठीक है, इससे भी दोस्तों उपनिवेशवाद में बढ़ोतरी हो गई थी। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों कि उपनिवेशवाद में बढ़ोतरी कैसे हुआ और नहीं हुआ। ठीक है ना दोस्तों, उपनिवेशवाद दोस्तों उपनिवेशवाद जो है दोस्तों वह इंग्लैंड देश था दोस्तों। वह कमज़ोर देश भारत था। इंग्लैंड से कमज़ोर देश क्या था? भारत था। ठीक है ना, औद्योगिकीकरण का उत्पादन किसने किया था? भारत ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों कि औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डालें। दोस्तों औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन यानी बदलाव पर प्रकाश डालें। दोस्तों औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जो निम्नलिखित है। पहला दोस्तों नगरों का विकास हुआ। क्या हुआ दोस्तों? नगरों का विकास हुआ। ठीक है, जैसे में दोस्तों औद्योगिकीकरण के कारण क्या दोस्तों औद्योगिकीकरण के कारण नगरीकरण को प्रोत्साहन मिला। क्या मिला दोस्तों? प्रोत्साहन मिला। इंग्लैंड में दोस्तों लंकाशायर और मैनचेस्टर तो भारत में जमशेदपुर सिमरधी क्या दोस्तों धनबाद और डालमिया नगर जैसे नगरों का निर्माण हुआ। ठीक है ना, इन सभी नगरों का क्या हुआ दोस्तों? निर्माण हुआ और विकास हुआ। ठीक है, अगला अगला परिवर्तन क्या हुआ? तो कूटनीति उद्योगों पर पतन। दोस्तों कूटनीति उद्योगों पर दोस्तों कुटीर उद्योगों पर पतन हुआ दोस्तों। यानी कि औद्योगिकीकरण के कारण दोस्तों कुटीर उद्योग को दोस्तों काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। किस उद्योग को दोस्तों? कुटीर उद्योग को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है ना दोस्तों, भारत जैसे देशों में तो दोस्तों इनका खात्मा ही हो गया। यानी कि भारत जैसे देश में दोस्तों इनका खात्मा ही हो गया, जिससे दोस्तों बेरोजगारी एवं गरीबी में वृद्धि भी हो गई। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है कि समाज में वर्ग विभाजन। दोस्तों यानी कि समाज में क्या हुआ दोस्तों? वर्ग विभाजन हुआ। ठीक है दोस्तों, औद्योगिकीकरण के कारण दोस्तों समाज में आर्थिक विषमता आई। क्या है दोस्तों? औद्योगिकीकरण के कारण ही दोस्तों समाज में क्या आया दोस्तों? तो आर्थिक विषमता आई, जिससे दोस्तों अमीरी गरीबी का अंतर बढ़ा। ठीक है ना, और समाज में पूंजीपति बर्जुआ, मध्य वर्ग और मजदूर वर्ग में बट गया। यानी कि अमीर गरीब इन सभी वर्ग में बट गया सभी आदमी। ठीक है ना दोस्तों, अगला पॉइंट है आपके स्क्रीन पे दोस्तों, चौथा नंबर पॉइंट है दोस्तों। चौथा नंबर पॉइंट है कि क्या दोस्तों? साम्राज्यवाद का विकास कैसे हुआ? दोस्तों साम्राज्यवाद का विकास किस तरीके से हुआ कि औद्योगिकीकरण के कारण कच्चे माल एवं विस्तृत बाजार की आवश्यकता थी। ठीक है, इस आवश्यकता ने दोस्तों उपनिवेशवाद एवं दोस्तों साम्राज्यवाद को जन्म दिया। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को जन्म दिया, जिससे दोस्तों विश्व को दो विश्व युद्धों का सामना करना पड़ा था। ठीक है ना दोस्तों, दो विश्व युद्धों को दोस्तों सामना करना पड़ा था, जिसके बाद क्या हुआ था? साम्राज्यवाद में विकास हुआ था। पाँचवा नंबर दोस्तों टॉपिक है दोस्तों कि फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म। दोस्तों फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म कैसे हुआ? दोस्तों औद्योगिकीकरण के कारण दोस्तों फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म हुआ। ठीक है ना दोस्तों, औद्योगिकीकरण के कारण फैक्ट्री मजदूर वर्ग का क्या हुआ? जन्म हुआ,
जिनके आवास के लिए दोस्तों, आवास मतलब घर के लिए, ठीक है ना, क्या दोस्तों, स्लम पद्धति की शुरुआत की गई, स्लम पद्धति की शुरुआत किया गया था। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा दोस्तों। नहीं आया तो फिर से दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए और बैक जा कर के देख लीजिए, है ना। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है कि कुटीर उद्योग के महत्व एवं उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालें। दोस्तों कुटीर उद्योग के महत्व क्या थे, उसकी उपयोग क्या क्या था, इस पर प्रकाश डालें, इसके बारे में बताएं, यह पूछा गया है दोस्तों। आइए जानते हैं दोस्तों, कुटीर उद्योग के महत्व एवं दोस्तों उसकी उपयोगिता पर निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत दोस्तों प्रकाश डाला जा सकता है। पहला नंबर दोस्तों, कुटीर उद्योग कृषि के बाद दोस्तों रोजगार उपलब्ध करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। दोस्तों कुटीर उद्योग जो है वह कृषि के बाद दोस्तों, कृषि तो प्रथम उद्योग है, ठीक है ना, लेकिन कृषि के बाद दोस्तों रोजगार पर उपलब्ध कराने वाला दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है दोस्तों, ठीक है ना। देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है कि कुटीर उद्योग के विकास के क्षेत्रीय असमानता में दोस्तों कमी आती है और उद्योगों के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, यानी कि कुटीर उद्योग का विकास क्षेत्र की असमानता में दोस्तों कमी आती है। ठीक है, और दोस्तों उद्योगों के विकेंद्रीकरण को दोस्तों क्या मिलता है, तो बढ़ावा मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, अगला पॉइंट की इससे राष्ट्रीय आय का समान इससे राष्ट्रीय आय का समान वितरण सुनिश्चित होता है दोस्तों, जिससे देशवासियों की आर्थिक असमानता में क्या आती है दोस्तों, तो कमी आती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल, चौथा नंबर पॉइंट की तरफ देखते हैं दोस्तों। चौथा नंबर पॉइंट है दोस्तों कि कुटीर उद्योग की स्थापना के लिए दोस्तों कम पूंजी का आवश्यकता होती है। यानी कुटीर उद्योग की स्थापना अगर आपको करना है दोस्तों तो कम पैसा की आवश्यकता होगी, और साथ में दोस्तों उसके लिए किसी विशेष तकनीकी ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यानी कि कम पैसा में दोस्तों कुटीर उद्योग की स्थापना किया जा सकता है। दोस्तों पाँचवा नंबर दोस्तों टॉपिक है कि इसके विकास की दोस्तों इसके विकास से रोजगार की तलाश में दोस्तों गांव से शहर की ओर होने वाली क्या दोस्तों प्लान में भी कमी आती है। ठीक है ना दोस्तों, कुटीर उद्योग जो है वह बहुत अच्छा उद्योग है, कम पैसा में दोस्तों ज़्यादा काम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। अगला सवाल है कि शहरों ने दोस्तों किन नई समस्याओं को जन्म दिया। यानी कि विभिन्न प्रकार के विभिन्न शहर है दोस्तों, बहुत सारे शहर हैं दोस्तों, यह जो शहर है वह किन प्रकार की समस्याओं को दोस्तों जन्म दिया, इसके बारे में बात करनी है। तो दोस्तों शहरीकरण ने अनेक नई समस्याओं का जन्म दिया जो निम्नलिखित है। ठीक है दोस्तों, पहला कारण तो यह है दोस्तों, यह समस्या है कि बढ़ती जनसंख्या ने शहरों में दोस्तों नई नई समस्याओं को जन्म दिया। यानी कि दोस्तों आज देख रहे होंगे दोस्तों कि पूरे देश में जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ रहा है। ठीक है ना, जिसके वजह से समस्या उत्पन्न हो रही है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्तों कि शहरों में आवास, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा की समस्या उत्पन्न होने लगी। दोस्तों शहरों में क्या होने लगा दोस्तों, घरों की कमी हो गई, यातायात की कमी हो गई दोस्तों, स्वास्थ्य लोग नहीं रहने लगे, शिक्षा की कमी हो गई दोस्तों। यह सारी समस्या दोस्तों शहरों में होने लगी, शहरों के कारण ही होने लगी। ठीक है, यह भी एक कारण है। दोस्तों तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि बेरोजगारी से संबंधित समस्या उत्पन्न होने लगी। ठीक है ना, जिसके कारण शहरों ने दोस्तों बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर दी। दोस्तों चौथा लिखेंगे कि शहरीकरण से दोस्तों वर्ग विभेद गहरा हुआ। ठीक है ना, सभी वर्ग के लोग में विभेद हुआ, यानी कि ये बड़ा है तो ये छोटा है, ये पैसा वाला है तो ये गरीब है, इन सभी मतभेद हुआ। ठीक है ना, इन सभी में मतभेद हुआ। दोस्तों पाँचवा नंबर पॉइंट लिखेंगे कि शहरीकरण ने पर्यावरण पर प्रतिकूलन प्रभाव डाला। यानी कि शहरीकरण ने दोस्तों पर्यावरण पर क्या डाला, क्या दोस्तों प्रतिकूल प्रभाव डाला, यानी सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला। गंदगी और धूल से पर्यावरण दूषित हो गया। यानी कि इतना गाड़ी चलने लगा दोस्तों, जिसके कारण क्या होगा दोस्तों कि अपना वातावरण जो है दोस्तों वह मैला हो गया, गंदा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं।
दोस्तों अगला सवाल है कि शहरी जीवन में दोस्तों किस प्रकार के सामाजिक बदलाव आए। दोस्तों यानी शहर में जो आदमी अपना जीवन जी रहे हैं उसमें किस प्रकार की सामाजिक बदलाव आए इसके बारे में बताना है। दोस्तों शहरी जीवन में विभिन्न प्रकार के सामाजिक बदलाव आए जो निम्नलिखित है। चलिए जानते हैं। दोस्तों पहला तो कम स्थान में विभिन्न प्रकार के लोग दोस्तों रहने में पहचान की भावना बढ़ी, यानी कि कम जगह में दोस्तों बहुत प्रकार के लोग दोस्तों रहने से दोस्तों पहचान की भावना बढ़ी, यानी कि कम स्थान में रहने की भावना बढ़ी। ठीक है। दूसरा दोस्तों शहरीकरण के कारण दोस्तों शहरों में नए सामाजिक समूह बने। क्या बने दोस्तों? शहरीकरण के कारण शहरों में दोस्तों नए सामाजिक समूह बने। ये समूह दोस्तों व्यवसायिक थे, जैसे में दोस्तों बुद्धिजीवी, नौकरी पेशा समूह, राजनीतिज्ञ, चिकित्सक, व्यापारी इत्यादि व्यवस्था की वर्ग नगरों के उदय का एक प्रमुख कारण बना। ठीक है ना दोस्तों? यह सभी फैसिलिटी दोस्तों कहाँ मिलती है? तो शहर में मिलती है। ठीक है, जिसके कारण डेवलप हुआ। तीसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे कि शहरीकरण के कारण ही समाज में मध्य वर्ग का उदय हुआ। ठीक है ना दोस्तों? शहरीकरण के कारण ही दोस्तों समाज में मध्यम वर्ग की उदय हुआ। यह वर्ग पढ़ा लिखा हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? यह वर्ग जो थे वह पढ़ा लिखा हुआ था। इसके अधिकांश सदस्य या तो दोस्तों नौकरी पेशा से संबंधित थे अथवा दोस्तों स्वतंत्र व्यवस्था के कार्यरत थे। ठीक है दोस्तों? यानी कि शहर में कौन रहता है? जो पैसा वाला हो, जिसके पास नौकरी है, वही ना रहेगा दोस्तों। गरीब व्यक्ति थोड़ी रह सकता है। जैसे में दोस्तों वकील, डॉक्टर, लिपिक इत्यादि समाज इनका व्यापक प्रभाव था। ठीक है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पाँचवा छठा नंबर लिखेंगे दोस्तों। चौथा पॉइंट लिखेंगे दोस्तों कि शहरीकरण के कारण दोस्तों समाज में पूंजीपति वर्ग का दोस्तों उदय हुआ। क्या हुआ दोस्तों? पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। ठीक है। अपनी पूंजी के आधार पर दोस्तों ये उद्योग को नियंत्रित करते थे, यानी कि अपने पैसे के आधार पर दोस्तों लोगों को नियंत्रित करते थे। ये मजदूरों का शोषण करते थे। क्या करते थे दोस्तों? मजदूरों का शोषण यानी भरण पोषण करते थे, उनको खाने के लिए पैसा देते थे और बदले में वो काम करवाते थे। इसीलिए दोस्तों धीरे धीरे इनके विरुद्ध मजदूर में दोस्तों प्रतिक्रिया हुई और मजदूर आंदोलन भी हुए। ठीक है ना? और दोस्तों पाँचवा नंबर पॉइंट है कि शहरी जीवन में दोस्तों श्रमिकों के जीवन स्तर में दोस्तों भी काफ़ी बदलाव है, यानी कि शहरी जीवन में दोस्तों श्रमिकों के जीवन स्तर पर भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए। कारखानों में दोस्तों उद्योग में रोजगार की तलाश में गांव से आकर बड़ी संख्या में दोस्तों क्या दोस्तों भूमिहीन किसान और मजदूर शहरों में बसने लगे। ठीक है। यानी कि सभी वर्ग के लोग जो थे वह कहाँ बसने लगे? तो शहर में बसने लगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे। कह रहा है दोस्तों कि एक औपनिवेशिक शहर के रूप में दोस्तों बम्बई शहर के विकास की समीक्षा करें। दोस्तों एक औपनिवेशिक शहर के रूप में दोस्तों बम्बई शहर की समीक्षा करें, यह सवाल किया गया है। दोस्तों बम्बई 7 टापुओं का एक इलाका था। दोस्तों बम्बई जो है दोस्तों वह 7 टापुओं का एक इलाका था। जैसे जैसे दोस्तों आबादी बढ़ी, यानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ा, इन टापुओं को दोस्तों एक दूसरे से जोड़ दिया गया, यानी कि दोस्तों इन सभी टापुओं को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया गया ताकि दोस्तों ज़्यादा जगह पैदा हो सके या फिर पैदा की जा सके। ठीक है दोस्तों? और इस तरह एक विशाल शहर बम्बई अस्तित्व हो गया। ठीक है। धीरे धीरे टापू को दोस्तों जोड़ते गए और बम्बई का रास्ता जो है दोस्तों बम्बई जो है शहर वह बनता गया। ठीक है, बढ़ता गया। दोस्तों बम्बई औपनिवेशिक भारत की क्या दोस्तों तो वाणिज्यिक राजधानी थी। ठीक है ना दोस्तों? औपनिवेशिक भारत की दोस्तों वाणिज्यिक राजधानी थी, जहाँ से दोस्तों कपास और अफीम जैसे दोस्तों कच्चे माल बड़ी तादाद में दोस्तों रवाना किए जाते थे। ठीक है ना दोस्तों? कहाँ से? तो बम्बई से। ठीक है दोस्तों? कपड़े मिले खुलने पर और
अधिक संख्या में दोस्तों लोग शहर की तरफ आए, यानी कि कपड़ा मिल खुलने लगा, कपड़ा फैक्ट्री खुलने लगा दोस्तों, जिसके कारण क्या हुआ, अधिक संख्या में लोग कहाँ जाने लगे दोस्तों, तो शहर की तरफ जाने लगे, शहर की तरफ रवाना होने लगे। ठीक है दोस्तों, 1931 ईस्वी तक लगभग एक चौथाई ही लंबाई की निवासी थी, यानी दोस्तों 1931 ईस्वी तक दोस्तों लगभग एक चौथाई ही लंबाई के निवासी थे। काफ़ी निवासी बाहर से दोस्तों आकर बसे हुए थे, कहाँ, तो बम्बई में। ठीक है, बम्बई की 70% यानी 70% लोग दोस्तों घनी आबादी वाले क्या दोस्तों, घनी आबादी वाले चालों में रहते थे। कहाँ रहते थे दोस्तों, चालों में रहते थे। बम्बई के मकानों में दोस्तों, बम्बई के मकानों के महंगे किराए को सीमित करने के लिए दोस्तों किराए कानून पर भी क्या लगाया गया दोस्तों, पारित किया गया। ठीक है ना, कानून भी पारित किया गया। बम्बई के गवर्नर विलियम क्या दोस्तों हॉर्नवी ने उस समय विशाल विशाल तटीय दीवार बनाने के लिए दोस्तों प्रस्ताव पर मंजूरी दी। ठीक है, ताकि दोस्तों शहर निचले इलाकों समुद्र के पानी की चपेट में आने से बच सके। ठीक है ना, तो यही था दोस्तों अपना बम्बई जो धीरे धीरे विकसित हुआ। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है ना, वीडियो कैसा लगा दोस्तों हमें फटाफट से कमेंट करके एक बार बता दें दोस्तों। जाने से पहले एक बार दोस्तों प्यारा सा कमेंट करके जाए दोस्तों, जिससे हमें दोस्तों अच्छा महसूस हो, मोटिवेट फील हो दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों हम और वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर दोस्तों। क्लास 10 की तैयारी दोस्तों आप लोग ध्यानबद्ध तरीके से कीजिए, यह मेरा आशा है दोस्तों कि आप लोग बहुत मेहनती हैं और मेहनत कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।